नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी और मेरे साथ जनरल केजीएस ढिल्लन, जिन्हें टाइनी ढिल्लन के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज जनरल साहब को मैं इसलिए लेकर आई हूँ, इसके पीछे कई वजह है। हमने जो पहलगाम में अटैक देखा है, उसकी तुलना बार-बार पुलवामा 2 के तौर पर की जा रही है। और उस समय जब पुलवामा हुआ था 2019 में, तब सर ने इंडिया के चार्ज को लीड किया था। इंडिया का जो रिस्पॉन्स था, उसको सर ने लीड किया था जम्मू कश्मीर में। एक तो मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि मैं सर से पूछूं कि वो इस सब को कैसे देखते हैं। दूसरा, सर ने जम्मू कश्मीर में जिस नॉर्मलसी की बात अपने रिपोर्ट्स के माध्यम से मैंने की है, जो आप लगातार देखते सुनते आए हैं, आज लोग भले ही उस पर सवाल उठा रहे हो, उस नॉर्मलसी को लाने में, वहां पर शांति, अमन चैन लाने में सर का रोल बहुत अहम है। इसलिए मैं सर को आज लेकर आई हूँ। जनरल सर, बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एंड जय हिंद। जय हिंद सर। सर, सबसे पहले जब आपने पहलगाम के बारे में ये अटैक सुना, पहलगाम में आपका इनिशियल रिएक्शन क्या था, एक फौजी के तौर पर, और ना सिर्फ एक फौजी के तौर पर, बल्कि एक ऐसे जनरल के तौर पर जिसने जम्मू कश्मीर में, अब मेरे ख्याल से आपके करियर का आधे से ज्यादा वक्त जो है वो जम्मू कश्मीर में ही बीता है, तो आपका इनिशियल रिएक्शन क्या था जब आपको इस अटैक के बारे में पता चला? थैंक यू अदिति एंड आपके तमाम दर्शकों को नमस्कार, जय हिंद। और सबसे पहले जिन लोगों ने पहलगाम के अटैक में, टेररिस्ट अटैक में अपनी जान गंवाई है, मुझे उनके परिवार के साथ बहुत कॉन्डोलेंसेस एंड भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और अभी बात जो आप कर रहे हैं कि जब ये अटैक हुआ तो इनिशियल रिएक्शन क्या था, क्योंकि इस अटैक के बाद में जो कैजुअलिटी की जो रिपोर्ट थी बहुत धीरे धीरे सामने आई, क्योंकि ये बाइसारन वैली रोड हेड से थोड़ा दूर है और वहाँ पर बाइसारन वैली के अंदर मोबाइल कनेक्टिविटी भी काफ़ी कमज़ोर है। तो इसलिए जैसे ही अटैक हुआ उसी टाइम पे ही इंफॉर्मेशन या मैसेजेस या वीडियोस मेन स्ट्रीम सोशल मीडिया पे नहीं आ पाए, और जैसे जैसे धीरे धीरे खबर बढ़ती गई वैसे वैसे इसका जो इंटेंसिटी क्या है या इसका मापदंड क्या था इस अटैक का, वो धीरे धीरे सामने आया। लेकिन क्योंकि मैं उस इलाके को जानता हूँ, बाइसारन वैली, आपके दर्शकों के फायदे के लिए, बाइसारन वैली पहलगाम टाउन से करीब 10-12 मिनट का गाड़ी का रास्ता है, और फिर वहां पे रोड हेड पे गाड़ी से उतर के एक पगडंडी ऊपर जाती है जिसको हम ट्रैकिंग ट्रैक कहते हैं, जहाँ पैदल ऊपर जाना पड़ता है। वो डिपेंडिंग ऑन आप कितना फिट हो, 30 से 45 मिनट का समय वो रास्ता लेता है। और उसके बाद में वो एक बहुत अच्छा ग्रेजिंग पास्चर है और उसके चारों तरफ पाइन के बहुत डेंस फॉरेस्ट है। तो ये उस इलाके की ज्योग्राफी है। और जैसे ये खबर आई तो सबसे पहले जैसे बाइसारन का नाम आया तो मेरे दिमाग में बहुत क्लियरली ये बात आई कि ये अटैक सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर नहीं किया गया, ये अटैक वहां पर किया गया जहां पर निहत्थे सिविलियंस थे जो आगे से रिएक्ट नहीं कर पाए, जहां रिएक्ट करने की उनकी क्षमता नहीं थी, उनके पास वेपन्स नहीं थे। और ये पाकिस्तान द्वारा जो टेररिस्ट अटैक किया गया, सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ करने की अभी उनकी हिम्मत नहीं है, अभी उनमें वेयर विदॉल नहीं है। लेकिन क्योंकि यूएस का वाइस प्रेसिडेंट हमारे देश में थे, हमारे प्रधानमंत्री जी सऊदी अरेबिया में थे, और जैसे कि इतिहास भी बताता है पाकिस्तान ने उस समय कोई बड़ा इंसिडेंट किया है, जैसे जब बिल क्लिंटन आए थे तो छिटी सिंहपुरा हुआ था, ऐसे ही बराक ओबामा जब आए थे तो इंसिडेंट हुआ था, अभी जब जेडी वांस इंडिया में थे तो इसको टाइम किया गया पाकिस्तान द्वारा। तो इसमें पाकिस्तान मिलिट्री का फुटप्रिंट बहुत क्लियर है, और जैसे जैसे कैजुअलिटी बढ़ती गई तो इसकी इंटेंसिटी का पता लगा। अभी आप सोचिए, कोई भी इंसान, चाहे वो टेररिस्ट है चाहे वो टेररिस्ट नहीं है, निहत्थे आदमियों को इसलिए मार रहा है कि वो एक पर्टिकुलर बिलीफ, फेथ या रिलीजन में बिलीव करते हैं, और उनके बच्चों के सामने, उनकी वाइफ्स के सामने, उनके मदर फादर के सामने, उनके भाई बहन के सामने उनको कोल्ड ब्लडेड मर्डर करता है। ये इंसानियत नहीं है, ये हैवानियत है। ये टेररिज्म से भी बहुत ऊंचे दर्जे की हैवानियत है। पता नहीं इनके माँ बाप ने इनको क्या सिखाया है, पता नहीं इस देश में किस किस्म की पढ़ाई होती है, टीचर्स क्या पढ़ाते हैं कि आप इस तरह के हैवान पैदा कर रहे हो अपने देश में, और ये हैवान आपको भी खाएंगे। मत सोचिए कि सिर्फ ये कश्मीरियों को या हिंदुस्तानियों को खा रहे, ये हैवान पाकिस्तानियों को भी खाएंगे। सो मेरा पहला रिएक्शन यही था कि पाकिस्तान ने टू रिमेन इन न्यूज एंड टू कीप कश्मीर इन द मीडिया ये एक्शन किया है, और क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ करने की हिम्मत नहीं है
इसलिए निहत्थे सिविलियंस के सामने आकर के उनको कोल्ड ब्लडेड मर्डर, ये कातिलाना हमला है, ये टेररिस्ट अटैक नहीं है। सर, जैसे कि आपने खुद जिक्र किया कि बच्चों के सामने मारना, पत्नी, बहन, मतलब मैं तो जब आपसे ये बात भी कर रही हूँ, वो जहन में थॉट आ रही है तो भी मैं सिहर उठ रही हूँ। जिंदगी भर के लिए एक तरह का ट्रॉमा है कि अपने पिता को या भाई को या पति को इस तरह से जाते हुए देखना। ये एक नया ट्रेंड माना जाएगा क्या सर? कि मैं 2-4 चीजें इसमें लेके आऊंगी सर, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर में थी, तो अब इन्होंने ये नया शुरू किया है हथकंडा कि ये जाते हैं, जिन लोगों से ये आतंकी आते भी हैं, खाना मांगने जाते हैं तो उसको जाके पैसा थमा, और इस तरह की स्टोरीज आती हैं कि भाई आए, मुझे 1000 रुपए दिए, रोटी बनवा के ले गए मेरे से। जैसे महिला ने कहा मुझे भी मार दो, तो कहा नहीं, जा मोदी को बता दे। तो ये, और जब मैं डिसीज की लिस्ट देख रही हूँ उसमें सारे मर्द हैं। ये आपके लिए नई बात है या आपको लगता नहीं पहले से था बट हाईलाइट अब होने लगा? मैम, पहले से भी ये इस तरह के सिविलियंस की हत्या करते रहे हैं। आपको याद होगा जो नॉन लोकल्स की हत्या, जो कश्मीर में बेचारे गरीब आदमी अपनी रोजी रोटी कमाने गए थे, उनको मार देना। जो ट्रक ड्राइवर कश्मीर से फ्रूट या ड्राई फ्रूट लेकर के जो दिल्ली या इंडिया के बैक होम मंडियों में अच्छे दाम पे बेचने के लिए गए थे, उन ट्रक ड्राइवर्स को मार देना। और मुझे अभी भी याद है 2019 में जब मैं कोर कमांडर बना था, तो एक लड़की के मुंह में इन्होंने राइफल की बैरल रख के उसको कत्ल किया। ना सिर्फ कत्ल किया, उसका वीडियो बनाया और वो वीडियो बाद में सोशल मीडिया पे रिलीज किया कि ये हमने किया है। तो ये तो इनकी करतूतें, घिनौने लोग हैं, दरिंदे हैं, इनमें इंसानियत नहीं है, दरिंदगी है, ये दरिंदगी है, ये टेररिज्म नहीं है। और अभी जो बात कर रहे हैं कि ये टेररिज्म है या टूरिस्ट के खिलाफ हमला था, ये यात्रियों के खिलाफ हमला नहीं था, ये हमला था कॉमन गरीब कश्मीरी के पेट पे टांग मारी है। यात्री जाते हैं तो ढाबे वाला, रेस्टोरेंट वाला, पोनी वाला, सुमो वाला, जो ड्राई फ्रूट बेचता है, जो फ्रूट बेचता है, जो शॉल बेचता है, जो नमदे गापे बेचता है, जो कश्मीरी वाजवान बेचता है, जो कश्मीरी लकड़ी का सामान बेचता है, वो सब लोग यात्रियों से अपनी कमाई करते हैं। उनके घर में खुशहाली आती है, उनके बच्चे शाम का खाना खाते हैं, उनके बच्चे इसी पैसे से फीस देकर के स्कूल में पढ़ने जाते हैं, अगली जनरेशन की इंप्रूवमेंट होती है। अभी आपने देखा उसी दिन से पहलगाम से यात्रियों का प्लान शुरू हुआ, अगले दिन से कश्मीर से प्लान शुरू हुआ। बहुत से लोगों ने अपनी होटल बुकिंग्स और अपनी फ्लाइट टिकट्स जो जाने वाले थे कश्मीर में उन्होंने कैंसिल करी। तो इसका सीधा सीधा असर उस गरीब कश्मीरी पे पड़ा है जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी मेहनत से कमाई करके अपने बच्चों के लिए 4 पैसे कमा रहा था। और इसको अगर बोलें कि जिहाद है, और जिहाद है कश्मीरी लोगों के लिए, कश्मीरी लोगों के समर्थन में, तो कौन मानेगा? ये कश्मीरी लोगों के खिलाफ कातिलाना हमला है, ये कोई जिहाद नहीं है। कोई जिहाद नहीं कहती कि आप इनोसेंट सिविलियंस को मारो, कोई जिहाद नहीं कहती कि आप बच्चों के सामने उनके फादर को मारो या वाइफ के सामने उसके हस्बैंड को मारो। ये कोई जिहाद नहीं है, कोई लिबरेशन वार नहीं है, ये दरिंदगी है, दरिंदगी है, जहालत है। ये मतलब ये जहालत है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, और इसका खामियाजा भरेगा पाकिस्तान। क्योंकि आपने खुद ही कहा इसका खामियाजा भरेगा पाकिस्तान। मेरा सवाल आपसे अगला वही सवाल था कि जो आप कह रहे हैं कि खामियाजा पाकिस्तान भरेगा, भारत में ऑप्शंस के लिहाज से सर, मैं नहीं कह रही, आप जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो मेरे साथ शेयर कर दीजिए, उतना वैसा मैं आपसे कुछ नहीं चाह रही हूँ, ना ही मैं कोई सेंसेशनलाइजेशन की तलाश में हूँ। आपने देखा इंडिया का रिस्पॉन्स, इंडिया ने जो इंडस वाटर ट्रीटी थी उसको अबेंस में डाला, वीजाज को लेके एक्शन लिया, हाई कमीशन को लेके एक्शन लिया। आपसे मैं कहूँ एक वेटरन के तौर पर, फौजी वेटरन के तौर पर, अगर मैं आपसे डिफेंस में ऑप्शंस की बात करूं तो वो ऑप्शंस क्या-क्या हो सकते हैं? जब देश के खिलाफ हमला होता है या देशवासियों के खिलाफ ऐसे कातिलाना हमला होता है, तो इसमें सिर्फ एक ऑप्शन नहीं होती है। इसमें जो रिस्पॉन्स होता है वो होल ऑफ नेशन अप्रोच के तहत नेशनल रिस्पॉन्स होता है। और उस होल ऑफ नेशन अप्रोच में मिलिट्री ऑप्शन है, डिप्लोमेटिक ऑप्शन है, पॉलिटिकल ऑप्शन है, इकोनॉमिक ऑप्शन है, और बड़े पैमाने पर दूसरी ऑप्शन है जिनका टीवी के ऊपर जिक्र नहीं किया जा सकता,
जिसके पाकिस्तान के टुकड़े हो सकते हैं। तो कल जो अनाउंसमेंट्स हुई, इंडस वाटर ट्रीटी का आपने जिक्र किया, एम्बेसी का स्टाफ को स्केल डाउन करने का आपने जिक्र किया, डिफेंस अटैचीज को रिकॉल करने का या पर्सन नॉन ग्राटा घोषित करने का आपने जिक्र किया, उसके अलावा पास वीजास को लेकर के आपने, ये कुछ एक डिप्लोमेटिक ऑप्शंस को एक्सरसाइज किया गया। इसके अलावा इकोनॉमिक ऑप्शंस हैं, पॉलिटिकल ऑप्शंस हैं और भी ज्यादा डिप्लोमेटिक ऑप्शंस हैं, और मिलिट्री ऑप्शंस आर ऑलवेज देयर। सो ये सभी जो ऑप्शंस हैं ये स्टैंड अलोन मोड में भी इस्तेमाल की जा सकती हैं और इन कंजंक्शन विद ईच अदर, यानी कि 2 या 3 या 4 फ्रंट की ऑप्शंस को कंबाइन करके एक साथ भी इसका रिस्पॉन्स हो सकता है। और मिलिट्री ऑप्शंस के अंदर भी स्पेसिफिक एरिया की ऑप्शन है, और उस एरिया में जो दूसरे या तीसरे चौथे एरिया में कितनी डेप्थ तक पाकिस्तान या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जाकर के मिलिट्री ऑप्शंस को एक्सेस करें, वो भी हैं। लिमिटेड डेप्थ, मीडियम डेप्थ या डीप डेप्थ, और उसमें सिंगल सर्विस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और बाकी के जो स्पेशल फोर्सेस हैं, सिंगल सर्विस ऑप्शन हैं और मल्टीपल सर्विस ऑप्शन हैं। और ये भी सिंगल सर्विस स्टैंड अलोन या मल्टीपल सर्विस स्टैंड अलोन भी हो सकती हैं, और इन कंजंक्शन विद अदर नेशनल ऑप्शन। तो ये सब कुछ हमारे अभी हाथ में है, और गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स है, गवर्नमेंट का डिसीजन है, वो जो समय है और स्थान है वो हमारी चूजिंग का होगा, यानी कि हम उसको चूज करेंगे, हम उसको सेलेक्ट करेंगे किस समय किस स्थान पर कौन सी ऑप्शन या मल्टीपल ऑप्शंस को हमने इस्तेमाल करना है। गवर्नमेंट्स और मिलिट्रीज कभी भी इस फीलिंग से एक्शन नहीं लेते कि हमने बदला लेना है। गवर्नमेंट्स जब एक्शन लेती हैं तो वो रेजोल्यूट होके, अपने आप को मजबूत करके, अपने आप को सशक्त करके, पूरे होशो हवास में, और इस तरह से एक्शन लेती हैं कि अगर पाकिस्तान उसके बदले में कुछ भी करे तो अगला जो रिटेलिएशन या एक्शन होगा वो 10 गुना स्ट्रॉन्ग होगा। दैट वुड बी अ क्रशिंग रिटेलिएशन। वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कि पाकिस्तान को समझ नहीं आएगी कि उसको क्या हिट किया। तो इसलिए बहुत सारी ऑप्शंस टेबल पे हैं गवर्नमेंट के सामने, और जैसे गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, तमाम जो गवर्नमेंट के एसेट्स हैं, मिलिट्री शामिल है, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, वो तमाम एक दूसरे के साथ सिनर्जाइज तरीके से या स्टैंड अलोन तरीके से कार्रवाई की जाएगी। सर 2021 से मैं एक खबर, जो क्योंकि मैं बॉर्डर एरियाज में बहुत गई हूँ सर, वहां पे लोगों से बात की है, उनसे डिस्कशन किए हैं। सीज फायर जो कि पाकिस्तान क्योंकि चाहता था कि जो उसकी लड़ाई चल रही थी उसके तालिबान के खिलाफ और टीटीपी के खिलाफ अंदरूनी तौर पर भी, उसने सीज फायर अग्रीमेंट जो है वो इंडिया के सामने रखा, उसे साइन किया। एक बहुत ही क्यूरियस हुई जानने में कि हम सीज फायर को क्यों होल्ड कर रहे हैं इस वक्त। हम ये एक आम भारतीय का सवाल है, इसमें प्लीज एक्सपर्टीज मत ढूंढिएगा, लेकिन बस क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि हम उसे ये रियायत क्यों दे रहे हैं, जबकि वो हर जगह कॉर्नर्ड है, और हम एक तरीके की उस पर रहम किए हुए थे। वो उस दिशा में हम खुद कुछ अभी तक हमने 2 रातों में क्यों नहीं किया? दैट इज माय क्वेश्चन। थैंक यू अदिति ये सवाल पूछने के लिए। देखिए, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर है, आपके दर्शकों की जानकारी के लिए, सीज फायर मतलब कि ना पाकिस्तान फायरिंग करेगा, पाकिस्तान के सोल्जर्स, ना हमारे सोल्जर्स फायरिंग करेंगे, और लाइन ऑफ कंट्रोल पे पीस, ट्रैंक्विलिटी या शांति से रहेंगे। ये सीज फायर जब हमने किया, उसके बाद पाकिस्तान ने सैकड़ों बार सीज फायर को वायलेशन किया है। उन्होंने फायरिंग की है अपने टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेशन करवाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए। तो ये सीज फायर इंडिया के हक में नहीं है। ये सीज फायर इसलिए किया गया कि हमने एज अ बिग ब्रदर, बड़े भाई की तरह और अच्छे पड़ोसी की तरह, हमने एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे पाकिस्तान के साथ सीज फायर किया। लेकिन पाकिस्तान वो अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और बार बार सीज फायर की वायलेशन कर रहा है। जब सीज फायर नहीं था, जब मैं कोर कमांडर था, तो 1-on-1 जब फायरिंग होती थी, जितना फायर हम करने की क्षमता रखते हैं और जितना फायर वो करने की क्षमता रखते हैं, हमारी इकोनॉमी, जो हमारे पास वेपन्स एंड इक्विपमेंट और एम्युनिशन की सप्लाई है, वो पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है। तो पाकिस्तान को मिलिटरली और इकोनॉमिकली सीज फायर जब नहीं था, वो हर्ट कर रहा था, पिंच कर रहा था, उनको तकलीफ हो रही थी, क्योंकि आजकल का जो बड़े वेपन्स का जो एम्युनिशन है वो सस्ता नहीं है, बहुत महंगा है, और पाकिस्तान के तो अपने देश में कुछ भी नहीं बनता है।
सब कुछ इम्पोर्ट होता है। तो पाकिस्तान के लिए इंडिया के साथ बिना सीज फायर के टाइम पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग करना उनके लिए ना तो इकोनॉमिकली ना मिलिटरली ना उनके मोराल के लिए ये अच्छी बात थी। उनकी कैजुअलिटी भी ज्यादा होती थी। तो इसलिए सीज फायर किया, ठीक है, हमारी सरकार ने किया, क्योंकि एक अच्छे पड़ोसी की तरह हम एक संदेश देना चाहते थे। लेकिन उस संदेश का गलत फायदा उठा करके पाकिस्तान लगातार इन्फिल्ट्रेशन कर रहा है टेररिस्ट की। मेरे हिसाब से सीज फायर जो है ये इंडिया के हक में नहीं है। सर मैं एक सवाल आपसे और ये भी जानना चाह रही हूँ, मैं बहुत सुन रही हूँ सर इस समय इतनी एक्सपर्ट ओपिनियंस आ रही है कि एक व्यक्ति को कंफ्यूज करने के लिए काफी है। एक बात, एक आर्गुमेंट ये आ रहा है कि भाई आप टेररिस्ट, तो पाकिस्तान को आप टेररिस्ट मार के क्या हर्ट करेंगे, तो भेजीज ले रहा है कि भाई ये मरेंगे। आप उसकी टेरर फैक्ट्री को नष्ट करेंगे तो भी पाकिस्तान को आप हर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो सदियों तक, क्योंकि वो कहता ही है ना उनके जनरल मुनीर कि हम सदियों तक लड़ेंगे कश्मीर के लिए, ये उनकी पेट लाइन है। ऐसे में एक स्कूल ऑफ थॉट है जो ये कहता है कि आप उसकी आर्मी को हिट कीजिए। ये कितना मुमकिन और कितना आपको लगता है कि राइट लाइन ऑफ आर्गुमेंट है, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ। मैम देखिए, पाकिस्तान में पॉलिटिशियन के हाथ में कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में इवन उनकी फाइनेंशियल पॉलिसी है वो भी आर्मी डिसाइड करती है, जो उनकी फिस्कल पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी है, उनकी फॉरेन पॉलिसी आर्मी डिसाइड करती है, उनकी इंटरनल सिक्योरिटी आर्मी डिसाइड करती है, उनकी बॉर्डर मैनेजमेंट आर्मी डिसाइड करती है। और ये कंप्लीट जो जिहादी टेररिस्ट फैक्ट्री है ये पूरी की पूरी पाकिस्तान आर्मी और ISI चला रही है। नवाज शरीफ को तो पता भी नहीं था जब कारगिल में इंट्रूजन कर दी थी परवेज मुशर्रफ ने। ये तो उस देश की हालत है। तो इसलिए अगर हिट बैक करना है, रिटेलिएट करना है, तो हमें वहां करना है जहां पे सबसे ज्यादा तकलीफ हो, सबसे ज्यादा दर्द हो और सबसे ज्यादा ब्लीडिंग हो, और वो है पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी के इंस्टॉलेशन, पाकिस्तान आर्मी का नेटवर्क, पाकिस्तान आर्मी का जो जिहादी नेटवर्क है उसके ऊपर अटैक करना है। बाकी अगर पेड़ की पंखुड़ियां काटो या छोटी मोटी ब्रांच काटो, टहनियां काटो, उससे पेड़ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर आएगी, फिर से फलेगा वो। अगर पेड़ की जड़ में जाकर के आप उसको काटोगे तब जाके पेड़ वो गिरेगा, अपने आप सूख के, अपने वजन से गिरेगा या आंधी की तेज से गिरेगा। तो इसलिए पाकिस्तान मिलिट्री को हिट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही एक इस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान में जो सब कुछ चलाती है। और अभी तो पाकिस्तान की पब्लिक ने शरेआम मिलिट्री को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। जाफर एक्सप्रेस बलोचिस्तान में जब बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने वो एक्शन किया तो पाकिस्तान आर्मी की कैपेबिलिटी को सिविलियन क्वेश्चन कर रहे हैं। इसी के तहत उनके चीफ ने वो जो बयान दिया कि हिंदू और मुस्लिम और कश्मीर इज अ जगलर वेन, वो अपनी क्रेडिबिलिटी को रिस्टोर करने के लिए किया। और वही ये हमला जो है, उन्होंने बोला कश्मीर इज अ जगलर वेन, कश्मीर को फोरफ्रंट लाने के लिए टेररिस्ट हमला हुआ। उन्होंने बोला हिंदू और मुस्लिम आर डिफरेंट एंड वी आर स्ट्रॉन्गर देन व्हाटएवर, एंड यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को सेग्रीगेट करके उनको मारा गया। सो जो उनके चीफ ने बोला उसी को ही इंप्लीमेंट किया गया असेंबली में। तो इसलिए ये पूरी जिहादी जो सोच है, जिहादी जो एक्शन है, जिहादी जो कॉम्प्लेक्स है, वो पाकिस्तान मिलिट्री के नीचे है और वहां पे हिट करना बहुत जरूरी है, एट द बेस ऑफ द प्रॉब्लम। एक बात मैं जानना चाहती हूँ आपसे, और वो बात ये है, अभी आपने बलूच लिबरेशन आर्मी का जिक्र किया, तालिबान का स्टेटमेंट आया, उन्होंने इस अटैक को कंडेम किया। क्या ये भारत के लिए राइट टाइम नहीं है टू रिक्लेम POJ? क्योंकि पाकिस्तान खुद ये कह रहा है आओ मुझे पीटो, आओ मुझे डिसइंटीग्रेट करो, आओ मुझे खत्म करो, बिकॉज दे आर आस्किंग फॉर इट, जिसे इंग्लिश में कहते हैं दे आर आस्किंग फॉर इट। और गिवन दैट दे आर फाइटिंग एट मल्टीपल फ्रंट्स, उनकी इकोनॉमी, उनकी आपने खुद ही जिक्र किया, पाकिस्तान की आर्मी खेती भी करती है, पाकिस्तान की आर्मी वहां पे बॉर्डर भी प्रोटेक्ट करती है, वहां डेयरी भी चलाती है, तो सब काम सुई बनाने से लेके सब काम पाकिस्तान की आर्मी करती है। तो ऐसे में क्या ये राइट टाइम आपको लगता है स्ट्रैटेजिकली फ्रॉम द डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू टू रिक्लेम? ये पाकिस्तान ने एक्चुअली ये हमला करके अपने लिए कब्र खोद लिया, क्या आपको लगता है ये, या आपको लगता है कि इंडिया का रिस्पांस मेजर्ड ही होगा? मैम आपके सवाल का जवाब कहते हैं ना इशारों में समझाऊंगा, और इसका जवाब ये है कि जब पेशेंट रिकवर कर रहा होता है, जब कोई मरीज थोड़ा अच्छा हो रहा होता है, एंड डॉक्टर मस्ट रिपीट द डोज, और डॉक्टर को उस समय चाहिए कि उसकी जो मेडिसिन की डोज है उसको और
दे उस पेशेंट को। इसलिए पाकिस्तान इज नाउ इन डोल्ड्रम्स, देयर इकोनॉमी इज इन डोल्ड्रम्स, देयर पॉलिटिक्स इज इन डोल्ड्रम्स, देयर डिप्लोमेसी इज इन डोल्ड्रम्स एंड देयर मिलिट्री इज इन डोल्ड्रम्स। नाउ इज द राइट टाइम टू रिपीट द डोज फॉर दिस पेशेंट। Sorry, I missed the last part, sir. What did you say? I said जब पेशेंट रिकवर कर रहा होता है तो डोज डॉक्टर को रिपीट करनी चाहिए, और इस पेशेंट के लिए पाकिस्तान जो एक मरीज है उसके लिए ये सही वक्त है कि उसके लिए भी डोज को रिपीट किया जाए। सर, जब मैं पाकिस्तान के बारे में सोचती हूँ तो जहन में आता है बांग्लादेश, जहन में आता है चाइना। बांग्लादेश का हालांकि स्टेटमेंट आया कि 71 के लिए पाकिस्तान को माफी मांगनी चाहिए कुछ दिन पहले, लेकिन फिर भी मैं उस स्टेटमेंट को साइड रख देती हूँ। और जो जनरल सेंटिमेंट हमें देखने सुनने को मिल रहा है, जहां माइनॉरिटीज को अटैक किया जा रहा है एक तरफ, चाइना, हम जानते हैं कि चाइना की फाइनेंशियल इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, उसके लिए पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करना, अपने प्रोजेक्ट्स को प्रोटेक्ट करना है। ऐसे में आप इन तीनों को एक साथ आते हुए देखते हैं मिलिटरीली, मैं आपसे कह रही हूँ। देखिए मैम, इमोशनली कमिंग टुगेदर इज वन थिंग, लेकिन स्ट्रेटेजिकली एंड जियो स्ट्रेटेजिकली कमिंग टुगेदर इज अनदर थिंग। बांग्लादेश में जो हो रहा है, अगर उस पर थोड़ी देर के लिए ध्यान ना दे करके ये सोचे कि बांग्लादेश और चाइना कैसे अपने आप में कोऑपरेट करेंगे, तो बांग्लादेश, अगर चाइना ने बांग्लादेश को सपोर्ट करना है तो उसको हजारों किलोमीटर का समुद्र का रास्ता थ्रू मलाक्का स्ट्रेट आके यहाँ पे उसकी सपोर्ट में आना पड़ेगा। और बे ऑफ बंगाल में जो हमारी प्रेजेंस है, जो हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, वो स्टैटिक एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। और बांग्लादेश का जो टेम्पररी उनका जो हेड है यूनस, उसने बोला था कि बांग्लादेश इज अ गेटवे टू इंडियन ओशन। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपके दर्शकों को कि जिसका नाम ही इंडियन ओशन है, उसका गेटवे ये छोटा सा देश कैसे हो गया। और दूसरी बात, जो बांग्लादेश है दैट इज, वो बोल रहा था कि नॉर्थ ईस्ट जो है लैंड लॉक्ड है इंडिया का। मैं कहना चाहता हूं बांग्लादेश इज इंडिया लॉक्ड। बांग्लादेश का 4000 किलोमीटर से ज्यादा का जो बॉर्डर है वो इंडिया लॉक्ड है, उसके चारों तरफ इंडिया है। और जितनी भी पोर्ट फैसिलिटीज हैं वो इंडिया एज अ एल्डर ब्रदर दे रहा था, एज अ गुडविल जेस्चर दे रहा था। और बांग्लादेश के अंदर ऐसा कोई भी पोर्ट नहीं है जो हमारी रेंज के बाहर है। और जो पानी ऊपर से आ रहा है नदियों का, अगर उसको हम अपने तरीके से इस्तेमाल करें तो बांग्लादेश प्यासा मर जाएगा। तो बांग्लादेश के ये टेम्पररी हुक्मरान हैं, इनमें ना तो ये इलेक्टेड हैं, ये सिलेक्टेड भी नहीं है। तो बांग्लादेश को एक अलग तरीके से हैंडल करना है, क्योंकि जब डेमोक्रेसी वापस आएगी बांग्लादेश में, मैच्योरिटी वापस आएगी। और इसलिए ये जो पावर प्ले है, बांग्लादेश इज नॉट अ बिग प्लेयर इन दिस, इंडिया इज जस्ट रिस्ट्रेनिंग इटसेल्फ। और रही बात पाकिस्तान और चाइना की जो कोल्यूजन है या उनकी जो मिली भगत है, तो चाइना का एक चीज बहुत क्लियर है, चाइना विल गार्ड ओनली इट्स ओन पर्सनल इंटरेस्ट। चाइना आज तक इतिहास में किसी दूसरे के लिए जाके लड़ाई नहीं लड़ा है। चाइना हमेशा अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्राथमिकता देता है। और यहाँ पर भी चाइना के इकोनॉमिक इंटरेस्ट जब तक हर्ट नहीं हो रहे हैं, जब वो प्रभावित नहीं हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि चाइना वन ऑन वन इंडिया के साथ में पाकिस्तान की सपोर्ट में आएगा। सो पाकिस्तान को ये लड़ाई खुद लड़नी है, क्योंकि ये जो टेररिज्म की लड़ाई है, दुनिया का कोई भी देश इसको सपोर्ट नहीं करेगा, इंक्लूडिंग चाइना। बिकॉज चाइना में भी जो उगेर जो प्रोविंस है, वहाँ पे जो चाइना का जो इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ वहाँ पे जो उनके एक्शन हैं, पाकिस्तान उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलता है। सो दे आर थ्रेड्स विद इन थ्रेड्स। लेकिन पाकिस्तान को ये जिहादी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये उन्होंने खुद शुरू की है, वो पूरी दुनिया इससे ग्रस्त है। पाकिस्तान फाउंटेन हेड है टेररिज्म का ऑल ओवर द वर्ल्ड। जहां कहीं भी कोई बड़ी टेररिस्ट की कोई घटना होती है, पाकिस्तान का सीधे या इनडायरेक्ट तरीके से नाम जरूर आता है। सो देयर इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम ऑफ दिस ट्राई कोल्यूजन। They will be fighting their own battles, and India is very big in the Indian Ocean to have any reservations about that. आपको क्या लगता है पाकिस्तान ने ये जो अटैक इस बार किया पहलगाम में,
जो कि पहलगाम कश्मीर के बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में, आपने खुद ही से कहा कि उसने कश्मीरी के पेट पर लात मारी है। क्या उसकी स्ट्रैटेजी रही होगी? क्यों किया है? बार-बार सुन रही हूँ कि डोमेस्टिक इश्यूज से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए वो एक लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट चाहता है भारत के साथ, ताकि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो अपनी इमेज को रिपेयर कर सके, रिस्टोर कर सके। आपको क्या वजह लगती है इसके पीछे? बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान में अभी पाकिस्तान आर्मी को डायरेक्टली क्वेश्चन किया जा रहा है। पाकिस्तान में आप खैबर पख्तूनख्वा देख लीजिए, बलूचिस्तान देख लीजिए, सिंध देख लीजिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर देख लीजिए, हर तरफ ये नारे गूंज रहे हैं, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये 70 साल के इतिहास में नहीं हुआ है कि किसी ने पाकिस्तान आर्मी को इतनी डायरेक्टली कन्फ्रंट किया हो। और आपने वो भी देखा है जब पाकिस्तान के कोर कमांडर के घर से लोग सामान उठा रहे हैं और उसके घर के बेड के ऊपर लेट रहे हैं। ये कभी इतिहास में नहीं हुआ है कि पाकिस्तान आर्मी इतना आयरन हैंड के साथ में डील करती थी। लेकिन क्योंकि अभी वो पिज्जा चेन चला रहे हैं, अपनी सीमेंट फैक्ट्री चला रहे हैं, कॉर्नर प्लॉट्स ले रहे हैं, और जो लास्ट चीज जो कर रहे हैं वो है अपनी मिलिट्री या मिलिट्री का काम। और पूरे दुनिया के इतिहास में पाकिस्तान सिर्फ एक ऐसा देश है जिसकी मिलिट्री ने आज तक एक भी जंग नहीं जीती। और पूरी दुनिया के इतिहास में पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसने सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद 93,000 स्टैंडिंग आर्मी नेवी एयरफोर्स का सरेंडर किया है। और इस तरह के जब उनके ऊपर लांछन है, जब उनका इतिहास है, तो उनको अपनी इमेज को बरकरार रखने के लिए कब तक पहले झूठ बोलते थे कि हमने 65 भी जीता, हमने 71 भी जीता, क्योंकि किताबों में जो छाप देते थे बच्चे वही पढ़ते थे। अभी इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, बच्चे और बड़े अभी देख सकते हैं कि दुनिया क्या बोल रही है, सच्चाई क्या है। और अभी वो जो झूठ है किताबों के थ्रू जो फैलाया जा रहा था, जो मुल्लाओं के थ्रू, जो मदरसों के थ्रू फैलाया जा रहा था, अभी वो झूठ नहीं फैल रहा है। अभी लोग सच्चाई जानते हैं, लोग सच्चाई देख रहे हैं अपने मोबाइल के ऊपर। इसलिए अभी पाकिस्तान को अपनी रेस्टोरेशन जो इमेज को करने के लिए सिर्फ एक ही चीज है जो पाकिस्तान को इकट्ठा करती है, वो है रिलीजन और कश्मीर। और इसमें इस अटैक में उन्होंने रिलीजन का भी इस्तेमाल किया और कश्मीर का भी किया, क्योंकि ये दो जो पहलू हैं, ये दोनों पहलू मिक्स है इस अटैक में। कश्मीर में अटैक हुआ, रिलीजन के हिसाब से लोगों को मारा गया। तो ये पाकिस्तान की डेस्परेट बिड है कि पाकिस्तान मिलिट्री की जो इमेज है उसको रिस्टोर किया जाए। लेकिन ये रिस्टोर नहीं होगी बिकॉज इकोनॉमिक्स ड्राइव्स एवरीथिंग। जब आपके घर में रोटी नहीं बन रही है, आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, जब आपके पास में खाना खाने के लिए नहीं है, आपके बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो तब ये रिलीजन और कश्मीर भी पीछे हो जाता है। सबसे जरूरी होता है माँ के लिए कि शाम को मेरे बच्चे को खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज पाकिस्तान में वो हालत है। और उधर से आप देखते हो कि इधर कॉर्नर प्लॉट चल रहे हैं, सीमेंट फैक्ट्री चल रही है, पिज्जा चेन चल रहे हैं, महाराजाओं का लाइफस्टाइल जी जा रहे हैं। जबकि लोगों ने देखा कोर कमांडर के घर के अंदर, मैं कोर कमांडर रह चुका हूँ, एक कमरे में रहता था, और वहां पे देखिए आप पैलेस थे, शाही ठाठ थे। और जो कॉमन पाकिस्तानी है, जो गरीब पाकिस्तानी है, जिसके बच्चे को खाना नहीं मिल रहा, पढ़ाई नहीं मिल रही, दवाई नहीं मिल रही, जब वो ये देखता है तो फिर वो उसको क्वेश्चन करता है। और आजकल अवाम की आवाज जो है सबसे ऊंची होती है। जो अवाम बोलता है, जो पब्लिक बोलती है, जो डेमोक्रेसी बोलती है, उसके सामने और कोई भी ताकत काम नहीं करती। सर, एक और सवाल जो लगातार पूछा जा रहा है, उठाया जा रहा है, वो सवाल ये है सर कि कई लोग कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं होना चाहिए था। जम्मू कश्मीर में चुनाव हो गया, इसलिए पहलगाम में ये जो तरह का हमला है, इसे अंजाम देने में पाकिस्तान और जो उसके स्टूज हैं वो कामयाब हो गए। लेकिन यहाँ पर एक काउंटर लाइन ऑफ आर्गुमेंट, काउंटर आर्गुमेंट ये भी हो सकता है, भाई रियासी में तो जम्मू कश्मीर में कोई सरकार नहीं थी जब रियासी में हमला हुआ था, बस को टारगेट किया गया था, या उससे पहले जो हमले हुए। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑटोनोमसली तो डिसाइड नहीं किया, क्योंकि हम और आप तो सभी बात कर रहे थे कि भाई जम्मू कश्मीर में अब नॉर्मलसी है, हम सब कह रहे थे कि भाई सिनेमा खुल रहे हैं। मुझे आपका क्वेश्चन सुनाई नहीं दिया बिकॉज डिस्टर्बेंस थी थोड़ी सी। कैन आई आंसर द प्रीवियस वन? पिछले वाला क्वेश्चन दोबारा से आंसर कर दूं?
जी 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 जी, प्लीज प्लीज। दैट क्वेश्चन क्या था वो कि भी ये क्यों हुआ है ना, बेसिकली आई वाज टॉकिंग अबाउट। मैंने बोला था पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया है। ओके मैम, देखिए जो पाकिस्तान का जो मिलिट्री का सर्वाइवल है उसमें दो चीज का बहुत ज्यादा महत्व है, एक रिलीजन और दूसरा कश्मीर। अब जबकि पाकिस्तान की इकोनॉमी, डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स, मिलिट्री सब एकदम से गहरी खाई में है, घर में बच्चों के लिए खाना नहीं बन पा रहा है, पेट्रोल के डीजल के दाम कहाँ जा रहे हैं, पाकिस्तानी रुपया यूएस डॉलर के खिलाफ कितना गिर रहा है, और जिस माँ के बच्चे को शाम को रोटी नहीं मिल रही, जिस माँ का बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, और उधर पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जो मिलिट्री ऑफिसर हैं, वो एकदम बादशाहों की तरह जिंदगी जी रहे हैं। आपने देखा उस टाइम पे जब कोर कमांडर के घर के अंदर से एकदम से महाराजाओं की तरह जिंदगी जी रहे थे। तो ये जो डिवाइड है सोसाइटी में, अभी लोगों ने इसको सवाल करना शुरू कर दिया। जब तक इंटरनेट नहीं था तो पाकिस्तान आर्मी ने किताबों में ये छाप के कि हमने 1965 की लड़ाई भी जीती, हमने 1971 की लड़ाई भी जीती, और अपने बच्चों को और अपनी सोसाइटी को गुमराह करते रहे। लेकिन जब से इंटरनेट आया है और जब से सोशल मीडिया आया है, अब हर बच्चे के पास में, हर बड़े के पास में एक मोबाइल है जिसमें वो देख पा रहा है कि सच्चाई क्या है। और वो जो पाकिस्तान का झूठ था वो अभी खत्म हो चुका है, और अभी लोग क्वेश्चन करते हैं पाकिस्तान आर्मी को। पहली बार हुआ इतिहास में कि पब्लिक जो है पाकिस्तान आर्मी को क्वेश्चन कर रही है, और ये नारा, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा है, चाहे बलूचिस्तान है, चाहे सिंध है, चाहे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, छोड़ के पाकिस्तानी पंजाब को, जहाँ पे पंजाबी पाकिस्तानी मुसलमान का मेन सेंटर है और जो पाकिस्तान आर्मी में डोमिनेटिंग कम्युनिटी है, छोड़ के पंजाब को हर जगह ये नारा गूंज रहा है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, यानी कि दहशतगर्दी को मिलिट्री दे रही है बढ़ावा। और ये जो रिलीजन और कश्मीर, ये दो ऐसी चीज हैं जो पाकिस्तानी सोसाइटी को एकदम से इकट्ठा करते हैं। और इस हमले में, पहलगाम में, रिलीजन का भी इस्तेमाल हुआ, कश्मीर का भी हुआ। कश्मीर में हमला किया गया ताकि कश्मीर वापस खबरों में आए और पाकिस्तान की पब्लिक को लगे यस, कश्मीर के लिए पाकिस्तान आर्मी कुछ कर रही है। और रिलीजन का इस्तेमाल किया गया, रिलीजन के बेसिस पे यात्रियों को सेग्रीगेट करके उनको मारा गया, तो वो रिलीजन का एंगल भी आया। और यही दो चीज पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने थोड़े दिन पहले अपने भाषण में बोली थी। तो ये जो चीज है ज्यादा दिन चलेगी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का जो अवाम है उसकी माँ को अपने बच्चे की जादी चिंता है, अपने बच्चे के भविष्य की चिंता है, अपने बच्चे के शाम की रोजी रोटी की चिंता है, अपने बच्चे की पढ़ाई की चिंता है, अपने बच्चे की कल की नौकरी की चिंता है। ना तो कश्मीर ने वो नौकरी देनी है, ना रिलीजन ने नौकरी देनी है। वो नौकरी देनी है खुशहाली ने, जहाँ पे वो कमाई करके अपने बच्चों को पाल सके। वो हो नहीं रहा है। तो इसलिए पाकिस्तान आर्मी का जो भविष्य है वो एकदम से ब्लैंक है, ब्लैक है और ब्लैक है। एक एक नैरेटिव सर हमारे यहाँ भी चल रहा है। बहुत सारे लोग हैं जिस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन क्यों करा दिया, जुडिशरी से सवाल पूछा जा रहा है। वो बात और है कि जुडिशरी कोई भी डिसीजन अपना ऑटोनोमसली नहीं ले सकती है। उन्होंने जाहिर तौर पर पूछा था कि क्या चुनाव कराया जा सकता है, क्या हालात नॉर्मल हैं। लोग भूल जाते हैं क्योंकि 6-7 महीने का टाइम बहुत होता है। ये भूल जाते हैं कि जब चुनाव हुए तो हम सब कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर जो है पूरे तरीके से नॉर्मल है, कोई भी आ सकता है, जा सकता है। जमात जो कभी इलेक्शंस का बॉयकॉट करती थी वो अब इलेक्शंस में आ रही है। और उससे पहले अभी ऐसा नहीं था कि अटैक नहीं था। रियासी में जब प्रधानमंत्री का स्वेरिंग इन चल रहा था तब भी अटैक हुआ था, बस को टारगेट किया गया था। उसमें भी ये रिलीजन का एंगल था, हिंदू पिलग्रिम्स जो थे वो जा रहे थे उसमें। ऐसे में क्या आपको भी लगता है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराना एक गलती थी आपके हिसाब से भी, या आपको लगता है कि पीपल आर ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स हियर? देखिए मैम, कश्मीर के ऊपर ना जो नैरेटिव चलते हैं उसमें बहुत से नैरेटिव ऐसे होते हैं जो ऑनेस्ट होते हैं, लेकिन ज्यादातर नैरेटिव वो होते हैं जो एजेंडा बेस्ड होते हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि भारत दुनिया की सबसे विशाल डेमोक्रेसी है। वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। एंड अगर हमारे एक स्टेट में डेमोक्रेसी नहीं पनप रही है तो हमें उसके लिए अपने आंसर्स देने पड़ेंगे।
और जब दुनिया सवाल पूछती है कि कश्मीर में सब नॉर्मल है तो इलेक्शन क्यों नहीं करवाते, और जब इलेक्शन हुए सब नॉर्मल था, पीस था, इलेक्शन पीसफुली हुए, इलेक्शन में कोई खलल नहीं डला। इलेक्शन के बाद भी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है आज तक उसकी तरफ से कोई भी ऐसा बयान नहीं आया जो एंटी नेशनल हो, जो भड़काऊ हो, या जिससे कि पीस और अमन और शांति भंग हुई हो। मैं इंडिविजुअल्स की बात नहीं करता हूं, मैं एक गवर्नमेंट का बात कर रहा हूं। तो जो इलेक्शन कराए गए उससे जो हमारी एक डेमोक्रेटिक क्रेडिबिलिटी थी वो इस्टेब्लिश हुई ऑल ओवर द वर्ल्ड। जब इलेक्शन करवाए गए तो हमारा जो क्लेम था कि कश्मीर में पाकिस्तानी टेररिस्ट जो हैं टेरर फैला रहे हैं और हम उसको कंट्रोल करके उसमें अमन शांति बहाल कर रहे हैं, वो हमारा क्लेम का क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश हुआ। और सबसे बड़ी बात आपने की कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला इलेक्शन कराइए। हमारी कंट्री में, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम, द जुडिशरी इज सुप्रीम व्हेन दे इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। अनलाइक पाकिस्तान जहां पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को उठा के जेल में डाल देते हैं, जस्टिस चौधरी के साथ हुआ है, और जहां पे जो भी प्रधानमंत्री की कुर्सी से उतरता है वो भी जेल में जाता है। ये उनकी जुडिशरी, ये उनकी एग्जीक्यूटिव, ये उनकी लेजिस्लेचर का हाल है। तो हमारे देश में बीइंग अ मैच्योर डेमोक्रेसी, बीइंग द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, जब हमने इलेक्शन करवाए सुप्रीम कोर्ट ने उसको डायरेक्शन दिए, और जब सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होता है अपने आप में नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनपुट्स ली होगी, उन्होंने खुद इनपुट्स ली होगी, गवर्नमेंट से इनपुट्स ली होगी, और जो हालात ग्राउंड के ऊपर हैं इलेक्शन कमीशन के बंदे जाके वहां पे पहले उसको रिव्यू करते हैं। सो मेरे हिसाब से इलेक्शन करवाना बिल्कुल सही था, और वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में हमें बहुत जरूरी है। एजेंडा बेस्ड नैरेटिव्स को अलग रखते हुए उससे हमारे देश की क्रेडिबिलिटी पूरी दुनिया में बढ़ी है एज अ मैच्योर डेमोक्रेसी, एज अ मैच्योर नेशन। और जनरल सर इसमें एक और पॉइंट भी तो है, ये लोग शायद भूल जाते हैं कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत सब कुछ सेंटर के पास है, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, चाहे वो जाहिर तौर पर नेशनल सिक्योरिटी, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन सब कुछ सेंटर के पास है। और एक चीज मैंने देखी है हाइंडसाइट में, तो मैं भी अपने बहुत सारे डिसीजंस बदलना चाहती हूँ। बड़ी बात यह है कि आपने जो डिसीजन एक वक्त पर लिया वो आपने उस वक्त के हालात को देखकर लिया, चाहे वो सरकार ने डिसीजन लिया, चाहे वो, और सरकार का डिसीजन भी कोई ऑटोनोमस डिसीजन तो नहीं होगा जब सरकार ने जाके रिप्लाई दिया होगा कोर्ट में कि भाई हाँ वहां पर शांति है, नॉर्मलसी है। जाहिर तौर पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी उसमें उनसे उनकी राय ली गई होगी और उनकी भी ओपिनियन ली गई होगी। मैं थोड़ा सा इस पहलू को और समझाना चाहती हूँ दर्शकों को सर, क्योंकि आपने जम्मू कश्मीर में काम किया। लोगों को लगता है जैसे ही वहां पर सरकार आती है तो जो OGWs हैं, जो पाकिस्तानी सिंपैथाइजर्स हैं, उनके लिए सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। आपने वहां काम किया है ग्राउंड पर। मैं चाहती हूँ ये जो बातें फैलाई जा रही है, क्योंकि ये लड़ाई, मुझे इस वक्त सिर्फ एक ही फियर है कि ये लड़ाई बनाई जा रही है इंडिया बनाम कश्मीर। ये लड़ाई हमारी जी मैम, ये जो बात आपने की कि कश्मीर वर्सेस इंडिया, और जो बात आपने की कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो OGW जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जहाँ जो टेरर सिंपैथाइजर्स हैं, उनको थोड़ी और हौसला अफजाई मिलती है। मैम, जहाँ पर ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत जैसे आपने बताया, पुलिस जो है वो थ्रू द लेफ्टिनेंट गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे है, and of course the security and the defense and other aspects are part of central government responsibility. होता क्या है जब इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है तो कोई आदमी जब कोई बुरा काम करता है तो वो भाग के अपने MLA के पास जाता है, MLA उसको लेके थाने में जाता है, थाने में जा कहता है नहीं ये हमारा आदमी है, इसके खिलाफ पर्चा मत कीजिए, इसके खिलाफ FIR मत कीजिए। वहां पर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट के बशिंदे हैं, जो उनके वर्कर्स हैं, जो उनके MLAs हैं, वो सपोर्ट कर सकते हैं एंटी नेशनल एलिमेंट्स को या क्रिमिनल एलिमेंट्स को अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। लेकिन यहाँ पर जब पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के नीचे है ही नहीं, अगर मैं OGW हूँ, मैं टेरर सिंपैथाइजर हूँ, मेरे पीछे पुलिस का प्रेशर है, सिक्योरिटी फोर्सेस का प्रेशर है, मैं भाग के अपने MLA के पास जाता भी हूँ कि साहब मेरे ऊपर प्रेशर आ रहा है, मेरे को बचाइए, मैंने आपको वोट दिया है, तो वो तो मुझे सिर्फ यही बोलेगा ना, यार पुलिस तो मेरे नीचे नहीं है, सिक्योरिटी फोर्सेस मेरे नीचे नहीं है, तो आपको यही मैं हिदायत देता हूं कि आप ये गलत काम मत कीजिए।
तो जम्मू कश्मीर में वी हैव टू अंडरस्टैंड इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, वो उन मामलों पे ध्यान देती है। और उन मामलों में अगर तरक्की नहीं होती है, क्योंकि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उन जो कंपोनेंट्स है या उन वर्टिकल्स में स्टेट गवर्नमेंट फेल होती है तो दे आर वेज एंड मीन्स। लेकिन ये कहना कि इलेक्शन हुए हैं इसलिए ये पहलगाम का हमला हुआ है, आई थिंक ये दोनों अलग चीजें हैं, इनको जोड़कर नहीं देखना चाहिए। इलेक्शंस के साथ में जो दुनिया में भारत की साख बनी है, अगर दुनिया में जो सही सोचने वाले लोग भी हैं, अगर उनके साथ में कोई आर्गुमेंट करता है या डिस्कशन करता है, या CNN पे कोई डिस्कशन हो रही है, BBC पे डिस्कशन हो रही है, और जो सही सोचने वाला इंडिया का हितैषी भी है, जब उसको सवाल करते हैं लोग कि अगर इतना ही पीस है, इतना ही कश्मीर पीसफुल है, तो आप इलेक्शन क्यों नहीं करवाते, आप डेमोक्रेसी क्यों नहीं बहाल करते, तो उसके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं होता। अभी वही जो हमारे सिंपैथाइजर्स हैं, जो हमारे सपोर्टर्स हैं, जो हमारे लिए हक में बात करते हैं, जब वो BBC या CNN पे जाते हैं, या फॉर दैट मैटर इवन अल जजीरा पे जाते हैं, तो वो छाती ठोक के कहते हैं कि देखिए भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, कश्मीर में पीस है, डेमोक्रेसी आई है, इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है। और ये नहीं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट वो है जो सेंटर को सपोर्ट करती है, ओपोजिशन की गवर्नमेंट आई है। इसका मतलब वी आर अ मैच्योर डेमोक्रेसी, हमारा इलेक्शन कमीशन फ्री है, हमारा इलेक्शन कमीशन इज इंडिपेंडेंट। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी होती हैं इंटरनेशनल अरेना में टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ ग्रेट नेशंस। और हम क्योंकि अभी 5वीं इकोनॉमी से 3री इकोनॉमी की तरफ अग्रसर हैं, we cannot afford to project ourselves as a democracy which does not believe in democracy। तो ये नैरेटिव एजेंडा बेस्ड है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जो गवर्नमेंट ने किया, जो सुप्रीम कोर्ट ने किया, जो ग्राउंड पे हुआ, बिल्कुल सही हुआ है। डेमोक्रेसी मस्ट प्रोस्पर। डेमोक्रेसी के पिटफॉल्स हैं, बट वो एवरीथिंग कम्स विद इट्स टर्म्स एंड कंडीशंस। तो हमें जो भी डेमोक्रेसी की छोटी मोटी कमजोरियां हैं उसको अपने जजब करते हुए, उसके ऊपर और ध्यान देते हुए, लेकिन डेमोक्रेसी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अवाम की आवाज सबसे ऊपर है। और जाहिर तौर पर लोगों को यह समझना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी जब भी खतरे में आएगी तो ना तो सुप्रीम कोर्ट कभी ऐसा करेगा कि अब सोवरेनिटी को एक्सपोज करे, कोई भी इंस्टीट्यूशन देश का उस सिचुएशन में अपने देश की संप्रभुता को एक्सपोज नहीं करेगा, उसको खतरे में नहीं डालेगा। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी हमें होनी चाहिए। मैं समझ सकती हूँ जनरल सर, लोग गुस्से में हैं और गुस्सा वाजिब है। जिस तरह से हमला हुआ है, बड़ा आतंकी हमला हुआ है, और जान एक भी जाए वो उस फैमिली के लिए जिंदगी भर का वॉइड होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं और जब मैं इस तरह से देखती हूँ कि इलेक्शंस नहीं होने चाहिए, तो मुझे ये लगता है कि सेंटर ने कितना एफर्ट लगाया। पिछले अगर 6 सालों की बात करूं, आप यहाँ पर रहे, मैं कितनी बार यहाँ पर आई गई, जितना एफर्ट यहाँ पर लगाया गया, चाहे वो सेंटर द्वारा लगाया गया हो, तमाम इंस्टीट्यूशंस ने जिस तरह से यहाँ पर डेमोक्रेसी को खड़ा करने में उस पूरी एक्सरसाइज में एक बहुत अहम किरदार निभाया है। हम कहीं ना कहीं उनके एफर्ट्स को वीकन करने का काम करते हैं, जैसे ही हम ये सवाल पूछना शुरू कर देते हैं कि आपने क्यों करा दिया, और ये कहते हुए कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। थैंक यू सो मच जनरल सर, क्लोजिंग कमेंट आपका संक्षेप में। और मैं बहुत ही अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने टाइम निकाला सर। जनरल सर। थैंक यू मैम। एंड जैसे आपने भी बोला, मैं सिर्फ 30 सेकंड लूंगा। जो देश फैसले करते हैं, जो देश फैसले करते हैं, जो मिलिट्रीज फैसले करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस फैसले करते हैं, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स फैसले करते हैं, वो इमोशंस पे नहीं होते, वो सोचे समझे दूरदृष्टि से होते हैं, वो देश का हित सर्वोपरि रखे हुए होते हैं। चाहे वो मिलिट्री है, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो जुडिशरी है, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो देश हित के खिलाफ फैसला नहीं करेगी। देश हित हमेशा सर्वोपरि रहता है। तो जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो भी जुडिशरी है, जो भी एग्जीक्यूटिव है, जो भी डिफेंस की जो इंस्टीट्यूशन हैं, सब एक नाम नमक निशान, एक निशान के लिए काम कर रहे हैं, वो निशान है तिरंगा। सो हमें समझना चाहिए। मैं समझता हूं कि देशवासियों के इमोशंस हैं, इमोशन आहत भी हुए हैं, फीलिंग्स आहत हुई हैं, लेकिन फिर भी जो बड़े फैसले होते हैं वो इमोशन से ऊपर उठ के खूब सोच विचार करके और दूरदृष्टि को मद्देनजर रखते हुए वो फैसले लिए जाते हैं। और मेरे हिसाब से जो आज बातचीत हुई वो बिल्कुल सही फैसले थे, और इसके अंजाम आगे जाके हमें पता लगेंगे
कि ये जो फैसले सही थे उससे हमारे देश की साख और जो हम कार्रवाई कर रहे हैं उसको कितनी इंटरनेशनल सपोर्ट मिल रही है। धन्यवाद मैम, एंड वंस अगेन थैंक यू एंड जय हिंद टू ऑल योर व्यूअर्स। जय हिंद सर, एंड थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जय हिंद। जय हिंद, थैंक यू।